बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आओ आज हम लोग लेविस स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का लेविस स्ट्रक्चर लिखना। वैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स का हमने लिखना सीखा भी है, बट आज और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स का भी या आयंस का भी हम लोग लेविस स्ट्रक्चर लिखने के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करें। तो पहले हेडिंग दे लो, राइटिंग लेविस स्ट्रक्चर। तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दें। यह कि पूरी केमिस्ट्री के लिए हर जगह वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इसके आप केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते, आगे केमिस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हर जगह इसकी यूज होगी और इसमें तुम्हें बिल्कुल मास्टरी कर लेना है। यू हैव टू बिकम ए मास्टर रिगार्डिंग राइटिंग लेविस स्ट्रक्चर। ओके, वो बहुत अच्छे से हमें इसको सीखना है। और देखो कितने आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो पहले कुछ रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स, तो इसमें फर्स्ट लिखो। फर्स्ट, टेक टेक द सेंट्रल एटम and arrange surrounding atoms around it around it। तो पहली रूल को समझ लें। आपको जो भी मॉलिक्यूल या आयन दिया हुआ है उसमें पहले सेंट्रल एटम लेना है और उसके अराउंड सराउंडिंग एटम को अरेंज कर देना। अब फिर आप पूछोगे कि सर सेंट्रल एटम किसे लेंगे? तो सेंट्रल एटम के बारे में बतला चुके हैं पहले कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते समय। इसकी जरूरत तब होगी जब मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या 3 या उससे ज्यादा हो। तो मुख्य रूप से दो बात सेंट्रल एटम को लेने के लिए तुम्हें देखना होगा। एक, जिसकी संख्या कम हो, और दूसरी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब इन दोनों से ना डिसाइड होता है तब वो की जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा हो, बट इन्हीं दोनों से मोस्टली डिसाइड हो जाए। क्या क्या? जो कम संख्या में आया हो, और दूसरा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। और एक बात जो नोट करके लिखा था कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। और अब इस बात को और क्लियरली आप समझ रहे हो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन इसलिए सेंट्रल एटम नहीं हो सकते क्योंकि उनकी कोवैलेंसी हमेशा 1 ही होगी, और जिस भी एटम को सेंट्रल एटम होना है उसकी कोवैलेंसी 1 से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दैट हैज टू बी लिंक्ड विथ मोर देन 1 एटम्स। इतना समझ गया? तो सेंट्रल एटम ले लोगे, सराउंडिंग एटम को उसके अलोंग अरेंज कर दोगे। सेकेंड लो, in case of ions, comma, negative charge is generally placed on more electronegative atom and
positive charge is generally placed on less electronegative atom. चलो इस बात को समझ लेते हैं। अगर आयंस है तो आयंस कितने तरह के होते थे? 2 टाइप्स के, राइट? वन इज केटायन एंड अदर वन इज एनायन। तो अगर कोई केटायन या एनायन का आपको लेविस स्ट्रक्चर लिखना है तो एनायन के केस में नेगेटिव चार्ज को जनरली हम कहां रखेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लिखा गया है कि इन केस ऑफ आयंस नेगेटिव चार्ज इज जनरली प्लेस्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसको अभी सेट कर लो कि नेगेटिव चार्ज को हमेशा कहां रखोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज जनरली प्लेस्ड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट? About third point, first of all, या ऐसे लिखो, surrounding atoms will always complete its octet। स्लैश देके डुप्लेट लिख लो। तो देखो जब आपने सेंट्रल एटम ले लिया और सराउंडिंग एटम को उसके अराउंड अरेंज कर दिया, अगर आयंस थे तो नेगेटिव चार्ज को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रख दिया, और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन था तो पॉजिटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रख दिया, सॉरी नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रखा और पॉजिटिव चार्ज को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रखा। अब तीसरा काम क्या करना है? तो आपको सबसे पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या करना? सराउंडिंग एटम का काम फिनिश करना है, और सराउंडिंग एटम हमेशा ऑक्टेट पूरा करेगा। या अगर हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम, डुप्लेट लिखा गया है, डुप्लेट किसके लिए लिखा गया? सराउंडिंग एटम अगर हाइड्रोजन हो जाए तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस चूंकि हीलियम है, तो हाइड्रोजन किसका कन्फिग्रेशन एक्वायर करेगा? हीलियम का। और हीलियम की जो कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है? 1s2। तो सराउंडिंग एटम हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट पूरा करेगा। तो एक बार आपने सेंट्रल एटम लिया, सराउंडिंग एटम को अरेंज कर लिया, अगर आयंस है तो चार्ज को प्लेस कर दिया अकॉर्डिंगली। नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और इसके बाद अगला काम आपको यही करना है कि सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करनी है, राइट? हमेशा। अब फोर्थ, central atom cannot expand its octet if it is of second period. If it is of second period. However, if central atom is of
थर्ड पीरियड or below, then it may expand. It can लिख दो, it can expand its octet. तो जब एक बार आपने सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर लिया, डुप्लेट सिर्फ किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में, तो फिर रह जाएगा आपका सेंट्रल एटम। तो लास्ट में आप देखेंगे सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम अगर सेकंड पीरियड का है तो कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं करेगा। तो ये आपको हमेशा चेक करना है सेंट्रल एटम पे, इस सेकंड पीरियड का है तो कभी भी ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं करेगा, राइट। अब आओ, लेकिन अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड का है तो वो ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। अगर ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो ठीक है, ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है तो भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज हमने सिज्विक रूल को पढ़ा, ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड के एलिमेंट्स कर सकते हैं, राइट। तो ये काम हो गया। फिफ्थ पॉइंट में आओ, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स, कॉमा, एसिडिक हाइड्रोजन्स are linked with ऑक्सीजन। तो पांचवें पॉइंट में मैंने लिखा कि अगर ऑक्सी एसिड है, अब ऑक्सी एसिड सुनते ही समझ गए होंगे, पीरियोडिक टेबल में आपको ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ाया, फिर बतला दे रहे हैं। ऑक्सी एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इसेंशियली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहते हैं। इसेंशियली, जरूरी तौर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ साथ एक और एलिमेंट होगा जिसका वो ऑक्सी एसिड रहेगा। मतलब ऑक्सी एसिड में अगर ऑल टुगेदर देखो तो तीन तरह के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें दो एलिमेंट्स फिक्स हैं, कौन कौन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बाकी एक वो एलिमेंट होगा जिसका वो ऑक्सी एसिड होगा। जैसे आप बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला बोलते हो H2SO4, तो ये सल्फर का ऑक्सी एसिड हुआ। आप बोलते हो कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला बोलते हो H2CO3, कार्बन का ऑक्सी एसिड हुआ। याद आया? वैसे ही आप बोलते हो, सपोज करो कि सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फर का ही ऑक्सी एसिड हुआ। आप बोलते हो नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला लिखते हो HNO3, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड हुआ। आप बोलते हो क्लोरिक एसिड, फॉर्मूला बोलते हो HClO3, क्लोरिक एसिड, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड हुआ। तो ऑक्सी एसिड पहचान जाओगे, ऑक्सी एसिड में जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको किसके साथ लिंक करना होगा, ऑक्सीजन के साथ, राइट। अब आओ 6, नॉर्मली ऐसे लिखो, देखो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड, पेरोक्सी PEROXY, पेरोक्सी बॉन्ड। अब पेरोक्सी बॉन्ड क्या होता है यहां पे लिख लो OO, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इज normally avoided however there are
few exceptions. इन एक्सेप्शंस को लिख लो. फॉर एग्जाम्पल H2O2, H2SO5, H2S2O8, CrO5, एक्सेट्रा कर दो. अब आओ इस पॉइंट को भी समझ ले हम लोग. कहा फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड. पेरोक्सी बॉन्ड किसको कहोगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को. ओ मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो पेरोक्सी बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं किया जाएगा. ठीक है, इज नॉर्मली अवॉइडेड. मतलब पेरोक्सी बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं करेंगे. लिखा हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, जिसे आपको अभी से ही याद रखना है. तो कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, और वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? तो पहला लिखा H2O2, दूसरा लिखा H2SO5, तीसरा लिखा H2S2O8 और फोर्थ वन लिखा CrO5. मतलब इन सबों में पेरोक्सी बॉन्ड होता है. तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको अभी से याद रखने हैं कि इनमें पेरोक्सी बॉन्ड होता है, और बाकी सामान्य केसेज में, नॉर्मल केसेज में पेरोक्सी बॉन्ड नहीं होता. तो ये बस हमारे 6 रूल्स हुए और राइटिंग लेविस स्ट्रक्चर्स. अब आइए हम लोग लेविस स्ट्रक्चर लिखना शुरू करते हैं. तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से स्टार्ट करो. तो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने CO2. इसी का पहले लेविस स्ट्रक्चर लिखते हैं. तो मेरे साथ साथ करो नोटबुक में. CO2 है, बोलो सेंट्रल एटम क्या लोगे? कार्बन. इसमें कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन. क्यों कार्बन? क्योंकि पहली बात तो ये कि कम बार आने वाला, तो ये एक ही बार आया है. ऑक्सीजन 2 बार आया है. दूसरी बात लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है. डन. तो कार्बन को सेंट्रल एटम ले लो. सराउंडिंग एटम क्या हो गया बच्चों? 2 ऑक्सीजन. तो कार्बन के सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन रख दो. ये अरेंज कर दिया इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स को. अब आओ सराउंडिंग एटम की पहले ऑक्टेट पूरी करनी है. सराउंडिंग एटम आपका क्या हुआ? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सोचो. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना हो गया? 6. 8 से कितना कम है? 2. तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा कार्बन के साथ, राइट. और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा मींस डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. अब फिर से समझ लो, बस इतना ही करना है. ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 8 से कितना कम है? 2. तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ, मींस ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, राइट. तो आप यहां पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना लो, और यहां भी ऑक्सीजन के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना लो, राइट. अब देखो कि ऑक्सीजन का 6 था, उसमें से डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया. डबल कोवैलेंट बॉन्ड मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है. था कितना? 6. तो बचा कितना? 4. तो 4 जो बचा, 2 लोन पेयर दिखला दो, 2 लोन पेयर्स, राइट. यहां भी 6 ही था, 2 तो बॉन्ड बना लिया, मतलब 2 शेयर कर लिया 6 में से. कितने बचे? 4. 2 लोन पेयर दिखा दो. ऑक्सीजन का हो गया. और चूंकि आपने गिन के ही तो लिखा था, तो ऑक्टेट पूरा हो गया. फिर भी आपको लगता हो कि चेक कर लें, तो देखो
4 बचा हुआ और 4 शेयर्ड, 4 और 4 कितना हो गया बच्चों? 8। तो ऑक्टेट इसका भी पूरा, इसका भी 4 + 4 8। अब लास्ट में आते हैं सेंट्रल एटम पे। तो सेंट्रल एटम आपका क्या रहा? कार्बन। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन की क्या थी बच्चों? 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थी, बॉन्ड कितना बनाया है? 4। तो इस 4 बॉन्ड को बनाने में कार्बन के तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो कार्बन के पास क्या कुछ बचा? नहीं बचा, बिकॉज इट्स ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और वैसे भी आप अब जान लो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 बना लिया है बॉन्ड, चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है। अब देख लो कि क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? तो यस, 4 + 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 यहाँ 4, तो 8 पूरा हो गया। तो ये तुम्हारा करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर हो गया CO2 का, राइट। अब आओ दूसरा लेते हैं। तो सेकंड मैंने यहां लिखा HCN, SCN लिखा। ये 3 एटम्स हैं, H, C और N, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तीनों एक एक बार ही आया है, तो इससे तो क्लियर नहीं हुआ कि सेंट्रल एटम कौन होगा। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, पहली बात तो एक चीज दिखा कि हाइड्रोजन है, ये तो सेंट्रल एटम होगा नहीं। बाकी क्या बच गया? कार्बन और नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लो, किसकी कम है? कार्बन की नाइट्रोजन से कम है, तो कार्बन क्या हो गया? सेंट्रल एटम। तो कार्बन को सेंट्रल एटम दे दो, H और N को कार्बन के सराउंडिंग में अरेंज कर दो। तो आओ, कार्बन के सराउंडिंग में H और N को अरेंज कर दिया। अब तुम्हें पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करना है। तो चलो हाइड्रोजन से ही मैं शुरू करता हूं। हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा? डुप्लेट। वैलेंस शेल में 1 था, डुप्लेट के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 1 शेयर कर लिया, इसका डुप्लेट हो गया, इसके पास कुछ बचा भी नहीं। अब आ जाओ नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? 5। ऑक्टेट से कितना कम है? 3। 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 3 बॉन्ड बना दो, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ, इसका ऑक्टेट पूरा। 5 था, 3 शेयर किया, 8 हो गया। अब देखो कि 5 में 3 शेयर कर लिया, तो बचा कितना? तो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर दे दो नाइट्रोजन पे, 1 लोन पेयर दे दिया नाइट्रोजन पे, राइट। अब यहां दिखने भी लगा तुम्हें 2 और 6 शेयर्ड, ऑक्टेट हो गया। अब आ जाओ, सेंट्रल एटम कार्बन है, कितना बॉन्ड बनाया? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 4। तो इसका भी तो ऑक्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, 4 बॉन्ड बना लिया, कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बचा नहीं रहा, और 4 बॉन्ड बना लिया, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, राइट। अब आ जाओ थर्ड। तो थर्ड में हम लोगों ने लिया SO3, SO3। अब कोशिश करो इसका खुद लिखने का। तो सेंट्रल एटम बताओ क्या होगा? सल्फर। तो सेंट्रल एटम ले लो, ये तुम्हारा सल्फर हो गया सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम क्या है? सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, कितना आया है, कितना बार आया है? 3 टाइम्स। तो 3 ऑक्सीजन इसके अराउंड रख दो, सल्फर, ऑक्सीजन, 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 राइट। अब आओ, पहला काम क्या करना? सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 है, 8 से 2 कम है, तो हर जगह डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना दो, क्योंकि 8 से 2 कम था। और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी भी जान गए हो 2 हमेशा, हो गया ये। अब आओ, ऑक्सीजन का एक एटम 2 बॉन्ड बनाया,
वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 थे, 2 बॉन्ड बनाया तो शेयरिंग में तो 2 ही यूज हुआ, बाकी कितना बचा? 6 में से 2 यूज हो गया, बचा कितना? 4। तो इस पे 2 लोन पेयर दिखा दो। तो हर ऑक्सीजन का तो वही है, 2 लोन पेयर दिखा दो, यहां भी 2 लोन पेयर दिखा दो। तो ऑक्सीजन की ऑक्टेट अब आपको कंप्लीट भी कर लिया आपने और दिखने भी लगा। अगर आप यहां से देखना चाहते हो तो 4 ये अनशेयर्ड वाला, जिसको 2 लोन पेयर कह रहे हो, और डबल बॉन्ड बनाए तो 4 शेयर्ड वाला, तो 4 + 4 8 हो गया। एवरीवेयर ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी। अब देख लो लास्ट में सेंट्रल एटम को, वो हमारा सल्फर है। अब सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोचो, 6, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 6 बॉन्ड भी बना चुका, तो यहां कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। हाँ, एक बात सोच सकते हो कि सर 6 बॉन्ड बना लिया तो यहां तो वैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस, तो अभी अभी तो पिछले लेक्चर में सीखा था हमने कि सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सल्फर, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। और सल्फर की कोवैलेंसी भी सीखा था, जो अब याद हो जाना चाहिए, 2 4 6। और इस केस में सल्फर की जो कोवैलेंसी है वो कितनी है? 6 ही तो है। तो ये सही है, सल्फर के ऑक्टेट का एक्सपेंशन हुआ है, बट ये गलत नहीं, सही है अकॉर्डिंग टू सिज्विक रूल, राइट। अब फोर्थ मैंने लिया SO2। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर हमें लिखनी है। तो सेंट्रल एटम सल्फर हो गया, एक ही बार आया है, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग में रख लो। अब सबसे पहले ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरा करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 से 2 कम है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना दो। तो ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। अब आओ, ऑक्सीजन पे 6 था, 6 में 2 शेयर किया, तो बचा कितना बच्चों? 2 लोन पेयर्स, तो 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन पे दे दो। अब लास्ट में सेंट्रल एटम को चेक करते हैं। तो सेंट्रल एटम तुम्हारा क्या है? सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी? 6। शेयरिंग में कितना यूज किया? 4 बॉन्ड बनाया है तो 4 शेयरिंग में यूज किया, बाकी कितने बच गए? 2। तो यहाँ 1 लोन पेयर दे दो। अब किसी ने देखा कि सर इसका भी चेक कीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में हुआ, और चेक करो। तो ये बचा हुआ, यहाँ शेयर्ड 4, 2 बॉन्ड है तो 4, तो 2 + 4 6, और यहाँ भी शेयर्ड 4, तो 6 + 4 10। तो सल्फर SO2 में भी ऑक्टेट को एक्सपैंड किया है, राइट। तो ये सही है। और यहाँ सल्फर की कोवैलेंसी 4 है। तुमने सीखा भी था पिछले क्लास में कि सल्फर की कोवैलेंसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 होती है, राइट। अब आओ, 5 नंबर लिया SOCl2। बिना डरे लिखने की कोशिश करो, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है तो बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे। अब देखो, यहाँ सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो अब आइए SOCl2 को लेते हैं। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर हमें लिखनी है। तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन तो 2 बार आया है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों 1-1 बार आया है। तो अब रहा कि सल्फर और ऑक्सीजन में किसे सेंट्रल एटम लें। तो इसके लिए हमें लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना होगा। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप में है, और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाती है। ऑक्सीजन वैसे भी सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तुमसे पूछा जाए तो याद है ना, क्लोरीन, राइट। तो यहाँ सेंट्रल एटम अपना क्या हो गया बच्चों? सल्फर। अब सराउंडिंग एटम, 1 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है। 1 ऑक्सीजन रख लो और 2 क्लोरीन रख लो। तो मैंने 1 ऑक्सीजन दे दिया, 2 क्लोरीन दे दिया, राइट। अब हमें सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट पूरी करनी है।
तो आओ क्लोरीन से ही करते हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्टेट से एक कम है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहां भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां 8 से एक ही कम था, एक शेयर किया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो 6 बचा हुआ है, 3 लोन पेयर दे दो, 3 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन। दोनों क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब चले आओ ऑक्सीजन पे। वैलेंस शेल में 6 है, तो 6 है, 8 से 2 कम था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना लो, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट पूरा। 6 में से 2 शेयरिंग में यूज हुआ, बच गए कितने? 4। तो यहां 2 लोन पेयर्स दे लो, हो गया। ऑक्टेट भी दिखने लगा तुम्हें, ये 4 अनशेयर्ड वाला और 4 शेयर्ड वाला, तो 4 + 4 8 ऑक्सीजन का दिख गया। अब लास्ट में चले आओ सेंट्रल एटम के पास। अंत में सेंट्रल एटम को लास्ट में जरूर चेक करें। सल्फर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड कितना बनाया है भाई? 1 2 2 4, बचा कितना? एक लोन पेयर बच गया, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां दिखा दो, एक लोन पेयर दिखा दिया सल्फर के पास, राइट। अब तुम कहते हैं कि सर ऑक्टेट, तो गिन लो, 4 बॉन्ड मतलब शेयर्ड हो गया 8 और 2 बचा हुआ, तो 8 और 2 10। तो क्या हुआ? ऑक्टेट एक्सपेंड किया है, और इस केस में सल्फर की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4, राइट। अब 6 लिखा, SO2Cl2, तो 6 है अपना SO2Cl2। अब यहां पे सोचना है कि सेंट्रल एटम क्या लोगे, तो सल्फर 1 टाइम ही आया है और उसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया? सल्फर। तो सल्फर ले लिया सेंट्रल एटम। तेरे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन भी है, सल्फर के सराउंडिंग में अरेंज करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन। ऑक्टेट पूरा करो सराउंडिंग एटम्स का, यहाँ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ डबल कोवैलेंट। ऑक्सीजन था तो वैलेंस शेल में 6 था, 2 कम था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। क्लोरीन था, वैलेंस शेल में 1 था, सॉरी 7 था, 1 कम था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, राइट। इतना समझ गया। अब यहां देखो, 7 से 1 शेयरिंग में यूज हुआ, बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ 3 लोन पेयर्स, यहाँ भी 3 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन का 6 में 2 यूज हुआ, बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 2 लोन पेयर्स। यहाँ भी कितना बचा? 2 लोन पेयर्स। तो सराउंडिंग एटम की तो काम फिनिश हो गई। अब देख लो सेंट्रल एटम को, तो सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में 6 था और बॉन्ड्स भी कितने बन गए? 1 2 3 1 4 2 6, तो 6 बॉन्ड्स भी बन गए। मतलब सल्फर के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो चुके। तो यहां सल्फर के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब रहा कि सल्फर की कोवैलेंसी यहां कितनी हुई? 6, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12। ये भी ऑक्टेट को एक्सपेंड किया है, राइट। ओके, दोनों एक एक बार आया है। अब देखो कि इन दोनों में, अब आइए 7th लेते हैं। तो 7th लिया हम लोगों ने NO2-, राइट। अब ये देखो एनायन है, नेगेटिव चार्ज आया है, कितना? 1। अब यहां भी पहले सेंट्रल एटम लो, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया, बिकॉज वो एक ही बार आया है। तो सेंट्रल एटम मैंने ले लिया नाइट्रोजन। सराउंडिंग एटम को अरेंज करो, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन दे दिया। एक नेगेटिव चार्ज आया, तो याद करो नेगेटिव चार्ज को कैसे एटम पे रखना था?
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसे किस पे रखा जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो दो में से किसी एक ऑक्सीजन पे, ऐसा नहीं कि इसी पे या ऐसा नहीं कि इसी पे, दो में से किसी एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रख दीजिए। तो किसी एक पे रख लो, नेगेटिव चार्ज रख लिया। अब क्या काम करना था? सराउंडिंग एटम्स की पहले ऑक्टेट पूरी करनी थी, राइट? तो आइए इसी को पहले पूरा करते हैं। तो ये है क्या? O-। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 था, जब यहां माइनस आया तो क्या हो गया? 6 1 7, 7 हो गया। अब यहां से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, 8 से एक ही कम था, ऑक्टेट कंप्लीट। और 7 में से एक ही शेयरिंग में यूज हुआ, तो बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 लोन पेयर दे दीजिए यहां, 1 2 3, 3 लोन पेयर। अब दिखने भी लगा कि 7 अपना था, O- है, तो 6 + 1 7 अपना था, उसमें से एक शेयरिंग में यहां दिख रहा है आपको, और 6 अनशेयर्ड बचा हुआ, तो 7 का 7 यूज हो गया। ऑक्टेट भी दिख रहा, 6 अनशेयर्ड और 2 शेयर्ड, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। यहां आइए 6 है, कोई चार्ज तो है नहीं, 8 से 2 कम है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना लीजिए। 6 में से बच कितना गया? 4, मीन्स 2 लोन पेयर्स दिखा दीजिए, ये 2 लोन पेयर्स हो गए। अब लास्ट में सेंट्रल एटम को चेक कीजिए, नाइट्रोजन है, वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन थे 5, बॉन्ड्स कितने बनाए हैं? 3, मतलब 5 में से 3 शेयर हुआ है, बचे कितने? 2, मीन्स 1 लोन पेयर। तो आप यहाँ 1 लोन पेयर दिखा लीजिए, 1 लोन पेयर हो गया, राइट? अब इसका ऑक्टेट चेक कर लीजिए, तो 4 + 2 6 + 2 8, तो ये भी आपका फिनिश। अब आइए एर्थ लिया मैंने, NO3-, इसका नाम वैसे लिख देते हैं नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। इसका भी नाम लिख देते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, NO3-। अब आइए NO3- का हमें लेविस स्ट्रक्चर दिखाना है, तो यहां पे दिखा रहे हैं। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम 3 ऑक्सीजन है, तो आप 3 ऑक्सीजन दे लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट? अब देखो एक नेगेटिव चार्ज आया है, एक ही नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये सोचो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ही रहेगा। तो किसी एक ऑक्सीजन पे, किसी पे भी, ऐसा नहीं कि किस पे दें, किसी एक ऑक्सीजन पे आप नेगेटिव चार्ज दे लो, राइट? अब देखो नेगेटिव चार्ज दे लिया किसी एक ऑक्सीजन पे, अब सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट पूरा कर लो। तो यहाँ पे O- था, मीन्स बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अपना 6, एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, नहीं? तो 6 + 1 कितना हो गया? 7, तो 7 हो गया, एक शेयर कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट। बच कितना गया? 7 में से एक शेयर हुआ, तो 6 बचा, 3 लोन पेयर दिखा दो, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। अब 6 और यहाँ 2, 8 भी दिखने लगा तुम्हें, और वैसे तो गिन के ही कर ही रहे हो, तो ऑक्टेट तो रहेगा। अब आओ यहाँ पे, 6 अपना था, डबल बॉन्ड बना दो, इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट। 6 में से 2 शेयर किया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 4 दे दिया। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करो, तो फिर 6 था,
डबल बॉन्ड बना दिया, 6 में से 2 शेयर किया, 4 बच गए, 2 लोन पेयर दे दिया, तो ऑक्टेट सभी सराउंडिंग एटम्स की कंप्लीट हो गई। लास्ट में क्या देखना था बच्चों? सेंट्रल एटम को। तो आइए सेंट्रल एटम को देखिए। ठीक है, देखो नाइट्रोजन है अपना सेंट्रल एटम, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इसके कितने थे? 5। बॉन्ड कितना बना लिया? 2 2 4 1 5। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के पास वो सभी शेयर्ड हो गए, तो कुछ बचा नहीं नाइट्रोजन पे, तो यहां कुछ नहीं दिखाना है। अब देख लो ऑक्टेट, तो यहां पे देखो 4 4 8 और 2 10, मीन्स नाइट्रोजन के पास यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। अब रिकॉल करो कि नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है, तो तुम्हें पता चला सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और तुम्हें मालूम है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं करेगा। और अभी यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या हो जा रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत हुआ। बन तो गया और चेक नहीं करते तो ये आपको गलत होता। अब इसको सही करने का सोचो, तो गलती बस इतना ही हो रहा कि नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर जा रहा। तब हमें सोचना पड़ेगा किसके बारे में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो पढ़ा था उसके बारे में, या ऐसा शेयरिंग जिसमें एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज करता हो। तो आ जाओ अब सही कर लेते हैं। नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक पे नेगेटिव चार्ज दिस, इसका ऑक्टेट पूरा 2 2 4 2 6, जो अनशेयर्ड बचा था वो दिखा दिए। अब देखो एक पे डबल बॉन्ड दे दिए, यहां अनशेयर्ड बचा था 4, वो दिखा दिए। अब आओ जरा सा रिकॉल करो, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती थी? 3। क्यों 3? चूंकि 5 तो था ही, और 3 बॉन्ड बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो 5 3 8 तो हो गया। अब अगर फिर से यहां डबल बॉन्ड बनाते हो तभी तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा, और इसीलिए तो सीखे थे कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 ही होती। नाइट्रोजन का एक एटम 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट? तो अब यहां 5 में से 3 बना लिया, इसको 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है और सेकेंड पीरियड का है, तो ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। अब देख लो 4 2 6 2 8 हो गए, 2 कहां से ला दिए सर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था साहब? 5। 2 यहां यूज हुआ, 1 यहां यूज हुआ, 2 बचा हुआ है। इसको कितना चाहिए ऑक्टेट के लिए? 2 चाहिए, इसका 8 हो चुका है, इसको 2 घट रहा है। तो इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका रहा? नाइट्रोजन का। और ऐसे शेयरिंग को क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां से इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिए। अब ऑक्सीजन का यहां देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था ये अब शेयर हो गया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाँ, इस शेयरिंग में ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ, मतलब ऑक्सीजन का जो वैलेंस सेल में 6 था वो 6 का 6 बचा हुआ है। तो यहां पे आप 6 दिखा लीजिए, ये सभी 6 अनशेयर्ड बचे हुए हैं, तो यही आपका नाइट्रेट हो गया। अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी ऑक्टेट हो गया, 6 और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का 2, ये दिख रहा है, 8 हो गया। यहाँ तो था ही 8, यहाँ 8 था ही। नाइट्रोजन का भी देख लो तो 4 2 6 और 2 8। अब इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चाहो तो कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। आपको मैंने सिखाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते समय कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं तो डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर एटम पे नेगेटिव चार्ज। तो इसी को कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता या किसी बुक में ऐसा भी देख सकता, इनको तो एज इट इज लिख दिया।
अब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, इसको कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दे दिया। ये डोनर था, ये एक्सेप्टर था। डोनर पे क्या दे दिया? प्लस। एक्सेप्टर पे क्या दे दिया? माइनस। राइट। अब आओ, वैसे यहाँ पे 6 बचा हुआ था, तो वो 6 यहाँ उतार दो। दूसरा तरीका भी फिर सुन लो, बार बार एक ही चीज समझाते हैं। यहां से भी उतार सकते थे कि यहाँ जो 6 बचा था, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए रिप्लेस करके ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिए, और तब डोनर एटम पे प्लस दिए, एक्सेप्टर पे माइनस दिए। बाकी जो 6 बचा था वो आप सीधे यहां से देख के उतार सकते थे। दूसरा कोई कहा कि नहीं सर, वहां से मान लीजिए नहीं देखे, यहीं से चेक करते, तो आओ चेक करो। बार बार सिखा रहे और अब सीख जाओ। तो O माइनस है, बैलेंस सेल में कितना हुआ? 7। 7 में से कितना बॉन्ड दिख रहा? 1 दिख रहा। तो 7 में से 1 यूज हुआ कोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो 7 में से 1 कहाँ गया? कोवैलेंट बॉन्ड में। बचा कितना बैलेंस सेल का? 6। तो यहाँ 6 लिख दो। तो आप इधर यहां से उतार लो या इंडिपेंडेंटली यहां से भी काउंट करना सिखा दिया। इसका काम खत्म। अब कहोगे सर ऑक्टेट हो गया, तो तुम खुद देखो ना, 6 हुआ और 2 से 8 हो गया। अब आ जाओ सेंट्रल एटम पे। तुमने कहा कि सर n प्लस का चेक करा के दिखाइए कि ऑक्टेट हुआ कि नहीं। देखो n पे क्या आ गया है? प्लस। नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, जब प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। और आप देखो यहाँ 4 में से 2 यहाँ शेयर हुआ, 2 यहाँ शेयर हुआ, 1 यहाँ शेयर हुआ, 1 यहाँ शेयर हुआ, तो 4 था इसके पास बैलेंस सेल में। क्योंकि ये n प्लस है, 2 यहाँ शेयर हुआ, 1 यहाँ 1 यहाँ, चारों यूज हो गया। तो इसके पास कुछ बचा हुआ नहीं है, इसके पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी ये शेयर हो गया था, तो यहाँ भी कहाँ था अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यही वाला तो यहाँ उतारा गया। हाँ, नए तरीके से आप यहाँ से भी चेक कर लिए कि n प्लस है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड, n प्लस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 था, तो यहाँ कोई अनशेयर्ड नहीं बचा। अब तुम कहे कि सर ऑक्टेट चेक कर दीजिए, तो 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर तुम कहे कि सर लिखने को तो दिया गया था NO3 माइनस, मतलब इस आयन पे ओवरऑल चार्ज कितना था? 1 नेगेटिव। अभी भी वही है, ऐसा नहीं कि यहाँ बदल गया। चेक करो, देखो 2 नेगेटिव है, इन दोनों ऑक्सीजन पे 1 1 और 1 पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो नेट चार्ज क्या हो गया? -1। -1 ही तो दिया हुआ था। तो इधर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस। अब सीधा एक क्वेश्चन मिलता किताब में या एग्जाम में कि NO3 माइनस में कौन कौन से बॉन्ड हैं, तो आप क्या बोलते? आप बोलते कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो NO3 माइनस कंटेन्स बोथ कोवैलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट। अब आओ 9 लेते हैं। तो 9 लिखा मैंने BF4 माइनस। अब इसकी हमें लेविस स्ट्रक्चर लिखनी है बच्चों, BF4 माइनस। तो सेंट्रल एटम तो दिख रहा कि बोरॉन हो गया, ले लो सेंट्रल एटम बोरॉन। सराउंडिंग एटम 4 बार फ्लोरीन है, तो लिख दो F F F F। नाउ एक नेगेटिव चार्ज आया, किस पे देना होता? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो इन 4 में से किसी एक फ्लोरीन पे आप नेगेटिव चार्ज रख दीजिए, तो किसी एक पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, राइट। अब आइए सभी सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट पूरा कर लीजिए। तो फ्लोरीन था, वैलेंस सेल में 7, ऑक्टेट से 1 कम था, 1 कम था। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट। इन तीनों फ्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। यहाँ 3 लोन पेयर,
यहाँ भी 3 लोन पेयर, यहाँ भी 3 लोन पेयर। क्यों 3? क्योंकि वैलेंस सेल में 7 था, एक शेयरिंग में यूज हुआ तो बच गया 6 अनशेयर्ड, तो 3 लोन पेयर दिया। अब देखो इस F माइनस पे F का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक नेगेटिव चार्ज आया, मतलब ऑलरेडी यहाँ कितना है 8 है, तो इसका तो ऑक्टेट हो गया। और सराउंडिंग एटम कभी भी ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसका ऑक्टेट हो गया, राइट। अब ये देखो कि सेंट्रल एटम के साथ क्या इस एटम का कोई बॉन्डिंग है? नहीं, अभी तक नहीं है। कोई अगर सोचता कि सर आयनिक बॉन्ड, तो ये तो एनायन है, क्या ये कैटायन है? नहीं। यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ कैटायन होता है, ये एनायन होता तो कह देते कि बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट नहीं है बल्कि आयोनिक है। लेकिन यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये एनायन है। तो सेंट्रल एटम के साथ इसको भी तो लिंक करना पड़ेगा, ये कोई एयर में लटका तो नहीं रहेगा। तो अब यहीं पे सोचना होगा कि कैसे लिंक करें। अब आओ सेंट्रल एटम पे, यहां तो दिख गया तुम्हें कि सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है और सराउंडिंग एटम कभी भी ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं करेगा। तो अब आओ सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम आपका बोरॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन की 3 हुई, बॉन्ड कितना बनाया है देख लो, 3 बनाया। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे वो तीनों शेयर हो चुके हैं। क्या ये तीनों शेयर हो चुके हैं, राइट। तो जब ये तीनों शेयर हो चुके तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हुआ? 6। कुछ बचा तो था नहीं, 3 ही था, तीनों शेयर हो गए, बचा था नहीं। और 3 बॉन्ड बना तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 हुआ। मींस अभी इस बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है और 8 से कितना कम है? 2। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 हो गया इसके पास, इसकी 8 से 2 कम है, सिचुएशन को रिलेट करो, 8 से 2 कम है, इसकी ऑक्टेट पूरी है। तो इन दोनों के बीच अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी और इसका भी ऑक्टेट पूरा का पूरा ही रहेगा। तो यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो फ्रॉम F- टू बोरॉन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इसकी तो पूरी है ही। अब इसी को चाहो तो तुम ऐसा दिखा सकते हो, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दो, तो लिख लो B F F F F। ये देखो बच्चों, ये डोनर एटम था, डोनर एटम पे क्या आता? पॉजिटिव चार्ज। पहले से यहां क्या है अच्छे से समझिएगा, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, तो इसी को हम लोग लिखते थे ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बी, ए पे प्लस बी पे माइनस, मींस डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस। फिर से आपको रिकॉल करा दिया, यही डोनर है आपका, इस पे प्लस आएगा, लेकिन पहले से यहाँ एक माइनस था, तो एक माइनस था, एक प्लस आया, तो इसका चार्ज क्या हो गया? 0, राइट। अब आओ, एक्सेप्टर बोरॉन है, तो इस पे क्या चला आया? नेगेटिव चार्ज, राइट। इतना हो गया। अब इधर 3 लोन पेयर जो है दे दो। यहां भी देखो, अब ये फ्लोरीन दिख रहा है, तो वैलेंस सेल में 7 था, यहाँ पे 1 शेयर किया तो बचा कितना? 6। मतलब यहाँ भी 3 ही लोन पेयर। अंत में सेंट्रल एटम पे चेक कर लो, क्योंकि तुमको ये भी पूछा जा सकता क्वेश्चन कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इन BF4 माइनस। तो अब यहां से देखो, यहां तो कोई लोन पेयर नहीं था, उसी को तो यहां रीराइट किए हो, उसी को बस उतारे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरे तरीके से कि कोई कहता है कि सर यहीं से चेक कर दीजिए ना, तो यहाँ देखो B माइनस है, B माइनस का मतलब बैलेंस सेल में बोरॉन का अपना 3 था, एक माइनस आया तो 4 हो गया, तो बैलेंस सेल में 4 और बॉन्ड कितना बन गया बच्चों? 4। तो यहाँ कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी ऑक्टेट भी पूरी हो गई।
यहाँ भी दिख रही थी ऑक्टेट, यहाँ भी ऑक्टेट है, 4 बॉन्ड बना है, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। अब यहीं पे मैं लिख देता हूं AlCl4-। अब ये तुम्हें खुद से कर लेना है, अब ये नहीं कहना है कि सर नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। मैं कुछ और समझा भी देता हूँ, क्लास में रहता तब तो नहीं समझाता लेकिन तुम घर पे है इसलिए समझा भी देता हूँ। देखो यहाँ सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अब इसमें देखो कोई सिमिलैरिटी है, बोरॉन एल्यूमिनियम दोनों सेम ग्रुप के हैं। ये सब बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से सीखेंगे। तो ये दोनों सेम ग्रुप का है, और सेम ग्रुप के होने का क्या मतलब हुआ, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जैसा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। अब यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्लोरीन भी तो सेम ग्रुप का है। एक माइनस था, यहाँ भी एक माइनस है, तो एग्जैक्टली वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। अब आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया ICl2+। अब देखो यहां से सेंट्रल एटम लेना है, तो सेंट्रल एटम क्या ले लोगे, आयोडीन। तो आओ सेंट्रल एटम ले लिया आयोडीन, 2 क्लोरीन है अपने पास, 2 क्लोरीन रख दिया। एक पॉजिटिव चार्ज भी आया है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज किस पे रखोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। क्लोरीन आयोडीन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन उस ग्रुप में नीचे है क्लोरीन से, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कम है, ठीक है। तो ये प्लस कहाँ रख दिया, आयोडीन पे। अब आओ क्या करोगे, सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट पूरा करनी। सराउंडिंग एटम आपका क्लोरीन है, वैलेंस सेल में इसका कितना है 7, ऑक्टेट के लिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट पूरी हो गई। यहाँ पे 3 लोन पेयर, क्योंकि वैलेंस सेल में 7 था, एक शेयर हुआ, यहाँ भी 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, राइट। अब आ जाओ सेंट्रल आयोडीन पे आओ, तो सेंट्रल आयोडीन पे एक प्लस आ गया, आयोडीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थी, एक प्लस आया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितनी हो गई 6, और 6 में से कितना शेयर हो गया 2, एक यहाँ एक यहाँ, बचा कितना 4 अनशेयर्ड, मींस 2 लोन पेयर्स। तो आप यहाँ 2 लोन पेयर्स दिखा दीजिए, 2 लोन पेयर्स। अब रहा कि आप चेक कर लीजिए, इनका तो ऑक्टेट चेक कर ही लिए थे, वो तो गिन के ही किए थे। अब यहाँ चेक कर लीजिए, आई पे 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 शेयर्ड, 4 2 6, ये 2 शेयर्ड 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आपसे पूछता कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इन ICl2+, आप लेविस स्ट्रक्चर लिख लेते, आपको दिख गया 2 लोन पेयर, राइट। ओ इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है, वैसे सभी चीजों को बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा, और होप कि आप सब बहुत अच्छे से सीख भी रहे होंगे। तो इनको आप फिर से अब अपनी नोटबुक में अलग से, रफ वाली नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैंने आज सिखाया है इन सभी को, और भी आप अपने से भी कोई मॉलिक्यूल लेके कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इनको तो अपने से जरूर लिखेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।